नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मोनाल पटेल। आज है सोमवार, नया हफ्ता शुरू हुआ है। यूपीएससी प्रीलिम्स को अब 195 डेज़ बाकी है, मतलब 6.5 महीने का समय बाकी है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप परीक्षा की तैयारी सिंसियरली कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो अभी भी सुधर जाइए, वरना बहुत देरी हो जाएगी। खैर, तो आज 14 दिसंबर सोमवार को इंडियन एक्सप्रेस में मुझे एग्ज़ाम के लिए काम की चीज़ क्या लगी। पेज 1, हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-20 का रिकॉर्ड जारी किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण इससे पहले 2015 में किया था और उसके बाद ये 2019-20 वाला अभी आया है। क्या हमने तैयार करना है भाई? न्यूज़पेपर से नहीं तैयार करना है। इसमें जो जो अलग अलग चीज़ें होंगी वो कुल मिलाकर करंट अफेयर्स पीडीएफ बनाने वाले महीने के अंत में उसकी समरी डाल देंगे। उसी में देख लेना कि मेन आउटलाइन क्या थी और आपके स्टेट का उसमें क्या अच्छा बुरा दिखता है फॉर द पर्पज़ ऑफ इंटरव्यूज़। जैसे कि पता चलता है ये माल न्यूट्रिशन बच्चों में पहले से और बढ़ गया है। फिर उन्होंने कुछ डेटा दिया कि इंटरनेट एक्सेस में भी गांव वालों के पास इंटरनेट की सुविधा कम है, शहर में ज़्यादा है। महिलाओं को इंटरनेट की सुविधा कम है, पुरुषों को ज़्यादा है। तो ये सब, लेकिन वो एक साथ ही वो महीने के अंत में जो बनाए करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले, उसमें से एक बार देख लो। ये इंडियन एक्सप्रेस वाला तो अपनी कॉलम भरने के लिए रोज़ इसमें से दो दो लाइन उठा के बनाते रहेगा। वी शुड नॉट बी वेस्टिंग टाइम। पेज 1 पे दूसरे समाचार है इंश्योरेंस के बारे में। मोटर व्हीकल एक्ट 2019, उसमें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, यानी कि आप जब भी ये टू व्हीलर कार कुछ भी लिया आपने, उस पर थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है। तो जब भी आपका एक्सीडेंट हो जाए तो सामने वाले की जो गाड़ी प्रॉपर्टी उसके हाथ पैर टूट गए, उसके नुकसान की भरपाई इंश्योरेंस कंपनी करेगी। कानूनन रूप से ये अनिवार्य है, लेकिन पाया गया कि जब पहली बार गाड़ी खरीदते हैं तब तो वो कंपलसरी उसको लेना ही पड़ता है। लेकिन जब रिन्यूअल आता है तो बहुत सारे लोग अपनी कार का, अपने टू व्हीलर का ऐसा थर्ड पार्टी मोटर व्हीकल इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाते, क्योंकि उनको लगता है ये 1000-1200 रुपये और मैं क्यों खर्च करूँ। एज अ रिजल्ट भारत में आधे से ज़्यादा, मोर देन 50% व्हीकल्स आर ऑन इंश्योर्ड। तो ये कोई बहुत खुशी की बात नहीं है, चिंता का विषय है, क्योंकि हम लोग उसके चलते ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं। जब भी एक्सीडेंट होता है और सामने वाले का नुकसान, तो हर चीज़ पर मतलब रिस्क कम करने के लिए इंश्योरेंस होना चाहिए, तभी अपनी इकोनॉमी, ह्यूमन डेवलपमेंट, वो सब बेहतर हो सकता है। पेज 1 पर बाकी कोई समाचार काम के नहीं, वही सब। रिपब्लिक टीवी का सीईओ अरेस्ट हुआ, साध्वी प्रज्ञा ने कुछ कहा, किसी मिनिस्टर ने टुकड़े गैंग के बारे में बोला, ये सब अपने लिए कुछ काम का नहीं। पेज 2 अनुसंधान, कुछ काम का नहीं। पेज 3 स्टेट स्पेसिफिक समाचार, अलग अलग राज्य के अलग हो सकते हैं। जैसे गुजरात में डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में एक नया डेवलपमेंट। पिछले 2-3 हफ्ते में पाया गया कि गुजरात में अलग अलग जगह बहुत सारी आग की दुर्घटनाएं हुई। फायर की, हॉस्पिटल में आग लग गया, फैक्ट्री में आग लग गया। उससे पहले भी एक टाइम कोचिंग क्लास में भी आग लग गया था। तो अब गुजरात राज्य सरकार ने एक नई सिस्टम बनाई है कि फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट और जो लोग फायर सेफ्टी का कोर्स करके ग्रेजुएट बन रहे हैं, उनको गुजरात सरकार डेजिग्नेशन देगी फायर सेफ्टी ऑफिसर, यानी FSO। ये कोई सरकारी नौकरी नहीं, जैसे इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में प्रोफेशनल होता है, या जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर टाइप के प्रोफेशनल होते हैं। आपने खुद से ही अपना धंधा करना है कि फायर सेफ्टी ऑफिसर के रूप में आप अगर अलग अलग हॉस्पिटल, स्कूल, फैक्ट्री में जाकर उनका इंस्पेक्शन करें और फिर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC देंगे। हर 6-6 महीने पर ऐसा NOC सब बिल्डिंग वालों ने बनवाना होगा, और उसके सामने एज फायर सेफ्टी ऑफिसर आप उनसे फ़ीस चार्ज करेंगे, जिस तरह से वो चार्टर्ड अकाउंटेंट और ऑडिटर, वो सब लोग आपसे फ़ीस कंपनी वालों से लेते हैं। और इसमें कोई धांधली नहीं हो रही है वो देखने के लिए सरकार अपने भी अलग से फायर ऑफिसर उनके द्वारा रैंडम इंस्पेक्शन करवाएगी। तो इस तरह से, क्योंकि फायर सेफ्टी कंप्लायंस भारत में बहुत कम है, सरकार ऐसे कुछ नए, जहाँ पर फ्रीलांस प्रोफेशनल्स को एंगेज करके एक्सपांस बढ़ाया जाए। तो आप इस पर सोचिए कि ऐसा और किस किस जगह पर कर सकते हैं। जैसे कि अपने पास ट्रैफिक पुलिस कम है, और अभी पेज 1 पे हमने देखा कि कैसे 50% से ज़्यादा लोग तो अपना कार इंश्योरेंस रिन्यू ही नहीं करवाते। तो वहाँ पर भी क्या चेकिंग के लिए ऐसे कुछ लोगों को रखना चाहिए? इसके क्या फ़ायदे नुकसान हो सकते हैं? या फिर कि ये भी करप्शन को एनकरेज करेगा? क्योंकि ये फायर सेफ्टी ऑफिसर, सोचिए कि एक फायर सेफ्टी ऑफिसर 1000 रुपये फ़ी लेता है, दूसरा 500 लेता है, तीसरा बोले मुझे 10 रुपये दे दो, मैं बिना देखे आपका सर्टिफिकेट पास कर दूंगा। देन इट विल क्रिएट अ न्यू सॉर्ट ऑफ नेक्सस। सोचने का विषय। दैट वाज पेज 3। पेज 3 पर मुझे एक और आज आश्चर्य के विज्ञापन देखने को मिला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, यानी NIFT, जो कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री के नीचे कानून से बनाई गई एक यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन टाइप की चीज़ है। 2006 में इसका कानून बना था। खैर, ये NIFT, उसके एडमिशन का आज एडवर्टाइजमेंट आया है। काफ़ी सालों से मैं इंडियन एक्सप्रेस देखता हूँ, पहली बार दिख रहा है।
तो मतलब शायद ऐसा हो रहा है कि NIFT में भी आजकल लोग एडमिशन नहीं ले रहे हैं, इसलिए इनको, वरना एडवर्टाइजमेंट क्यों देना पड़े। IIM अहमदाबाद वाला तो एडवर्टाइजमेंट नहीं देता कि आओ। हाँ, कैट की अलग से एडवर्टाइजमेंट होती है, उतना ही। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। पेज 4 एक्सप्लेन्ड सीरीज़। एक तो कुछ मेडिकल रिसर्च बोल रहा है कि जब मरे हुए आदमी के आई ट्रांसप्लांट किया जाए, नेत्रदान, तो वो मरा हुआ आदमी, उसको अगर कोरोना था तो सामने वाले को भी कोरोना हो सकता है, नेत्रदान आई डोनेशन के चलते। उसकी कुछ रिसर्च, लेकिन अब सोचिए मित्रों, वायरस है तो वो तो स्प्रेड होते रहता है। तो ये तो मतलब लॉजिक से भी हम ऐसा कोई MCQ टिक कर सकते हैं। पेज 4 पर दूसरी एक्सप्लेन्ड सीरीज़ है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई के बारे में। थोड़े दिन पहले याद करो कि माउंट एवरेस्ट की ओरिजिनल ऊंचाई थी, जब 50s में उसको नापा गया था, तो 8848 मीटर थी। फिर अभी चीन और नेपाल की सरकार और विशेषज्ञों ने फिर से उसकी ऊंचाई नापी तो पता चला 86 सेंटीमीटर और बढ़ गया है। इसका कारण क्या है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई इसलिए बढ़ी है क्योंकि इंडियन टेक्टोनिक प्लेट वो नॉर्थ साइड में और ज़्यादा शिफ्ट हो रही है, जिसके चलते वो नीचे से दबाव आएगा और थोड़ा वो ऊपर उठ रहा है। हम किसी माउंटेन की ऊंचाई कैसे नाप सकते हैं? 3 तरीके हैं। एक तो वो ट्रिग्नोमेट्री से आप वो साइन टेन कॉस वो की मदद से कर सकते हैं, पाइथागोरस के नियम। और दूसरा हो सकता है कि आप GPS कोऑर्डिनेट्स की मदद से उसको नाप सकते हैं। तीसरा, मान लीजिए आप खुद पहाड़ के ऊपर नहीं चढ़ सकते, इतना दुर्गम प्रदेश है, तो विमान में लीडार टाइप के स्पेशल लेज़र बीम्स डाल के उसकी मदद से स्कैन करवाओ और ऊंचाई नाप सकते हैं। बस इतना ही है। अब यहाँ पर ये इंडियन एक्सप्रेस वाले ने इसकी भी करीब 800 पेज की समरी बना के दी। भाई इतना क्या काम का है, छोड़ो इसे। कल हमने एक समाचार देखे थे कि कैसे वो BJP लीडर को वेस्ट बंगाल में कार पे पथराव हुआ, तो 3 IPS ऑफिसर को केंद्र सरकार वापस अपने डेप्यूटेशन पे बुला रही है, शायद इसलिए कि उनको पनिशमेंट पोस्टिंग में इधर उधर डाल दे। और फिर ममता बनर्जी सरकार कह रही नहीं, हमें IPS ऑफिसर्स की कमी है तो हम वापस नहीं भेजते वगैरह। इस पर ये पूरी एक्सप्लेन सीरीज इधर भी बनाई है कि पहले जयललिता के ज़माने में भी ऐसा हुआ था वगैरह। भाई ऐसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट, उसने अलग अलग उस पर कुछ ऑर्डर दिए हों कि ये केस में प्रमोशन या ट्रांसफ़र हो सकता है, नहीं हो सकता है, इस टाइप की ऑपरेशनल टेक्निकल सर्विस मैटर्स, नौकरी के बाद जो तनख्वाह, आपकी पदोन्नति, प्रमोशन वगैरह की चीज़ें, वो UPSC इधर नहीं पूछती। वो तो आपकी नौकरी ज्वाइन करेंगे फिर आपको नियम सिखाए जाएंगे। सो डोंट वेस्ट टाइम इन दिस। पेज 5 पे चले, कोई काम की चीज़ नहीं। पेज 6 कॉलम्स। पेज 6 कॉलम्स, लेफ्ट साइड पर जो 2-2 पैराग्राफ के छोटे कॉलम होते हैं, उसमें आज कुछ काम का नहीं। एक तो है नेशनल डेटाबेस बनाया जाए सब माइग्रेंट वर्कर्स का, ताकि उनको ट्रैक कर सके, उनके लिए अच्छी पॉलिसी बने, उनको योजनाओं का लाभ मिले। वो तो भाई पहले भी एक बार आ चुका था, इतना तो हम खुद से भी अपने मन से लिख सकते हैं बिना पढ़े। फ्रांस में जानते हैं हम लोग कि इस्लामिक कट्टरवाद को कम करने के लिए कुछ कानून बनाया गया, तो उसके विरुद्ध में एक दूसरी कॉलम लिखी गई है। भारत और फ्रांस का सेकुलरिज्म एक दूसरे से भिन्न कैसे है, वो सब चीज़ें पहले भी 2 बार मेंस में पूछी गई हैं। अनअकैडमी के फ्री लेक्चर्स में मैंने उसके मॉडल आंसर और टॉपिक भी पढ़ा दिए, आप फ्री में उसको देख सकते हैं। मैं लिंक अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक बार में पढ़ के ख़त्म करो, इसको हर बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं। पेज 6 पर बड़े कॉलम, एक है डिसेंट के बारे में, ये शाहीन बाग से लेके फार्मर वाला, और दूसरा है कि AIMIM वो असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी, और सामने दूसरे पॉलिटिक्स। अपनी जनरल स्टडीज़ के लिए इसमें कुछ काम का माल नहीं। हालांकि अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस या सोशियोलॉजी है तो आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और इसमें से अगर एक दो अच्छी चीज़ें आपको लगे वो आप अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। उसी प्रकार पेज 7 पे चले कॉलम्स, वहाँ पर भी ये रमा श्रीनिवासन, उसने एक कॉलम लिखी है हु इज़ अफ्रेड ऑफ वुमेन। वहाँ पर भी ये महिलाएं, इंटर कम्युनिटी मैरिजेस और सब ये पैट्रियार्की, वो सब पर उसने कुछ चीज़ें लिखी है। तो अगर आपका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है तो देख सकते हैं, बाकी जनरल स्टडीज़ में उपयोगी इतनी ज़ोरदार चीज़ें नहीं। पेज 7 कॉलम में दूसरी बड़ी कॉलम है उस्ताद देबू, जो कि एक कंटेम्पररी इंडियन आर्टिस्ट थे, उनकी देहांत हो गया तो श्रद्धांजलि कॉलम काम की नहीं। पेज 7 पर तीसरी कॉलम है धीरज नायर, इकोनॉमी के बारे में। उनका ये कहना है कि हम एक तरफ तो सपना देखते हैं कि हमारी इकोनॉमी बढ़ के $5 ट्रिलियन GDP हो जाए, तो उसके लिए कृषि क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार की ज़रूरत है। लेकिन जैसे ही आप बोलते हैं कि नहीं APMC में तो किसान बेच ही सकता है, लेकिन साथ साथ वो बड़ी कॉरपोरेट कंपनी और फूड प्रोसेसिंग कंपनियों को भी सीधा अनाज बेच पाएगा, ऐसी अगर बात करें तो लोग विरोध में आ जाते हैं। बैंकों की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, बैंकों में और कैपिटल की ज़रूरत है, तो प्राइवेट बड़े कॉरपोरेट्स को, बड़ी NBFC कंपनी को बैंक का लाइसेंस दिया जाए, लेकिन तुरंत लोग विरोध करते हैं। तो लोग बदलाव से डरते हैं, पीपल आर एप्रीहेंसिव ऑफ द रिफॉर्म्स, भले वही बदलाव से उनको 10 साल बाद बहुत फ़ायदा होने वाला हो। इसलिए ये हर जगह ना कहना और मना करते रहना, तो वी हैव टू बी लिटल मोर ओपन माइंडेड।
और इसको मतलब खुले मन से सोचने और देखने की ज़रूरत है, ऐसा उनका। पेज 8 राशि भविष्य कुछ काम का नहीं। फिर हम चले पेज 9। पेज 9 पर कुछ तो स्टेट स्पेसिफिक पॉलिटी के समाचार हमारे लिए काम के नहीं, जैसे आसाम में बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चुनाव में कुछ बीजेपी कांग्रेस वगैरह की तू तुम्हें में, महाराष्ट्र में ओबीसी रिजर्वेशन, महाराष्ट्र के मराठा लोगों का रिजर्वेशन, उसके बीच में कुछ ऑर्डिनेंस की बातें, वो फाइनली कुछ निकल के आए तब करना चाहिए। तीसरे समाचार अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कुछ स्पीच दी है। उनका ये कहना है कि भारत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इकोनॉमिक पावर, ग्लोबल पावर बन रहा है, तो स्वाभाविक है अपने जो प्रतिस्पर्धी देश हैं उनको मज़ा नहीं आएगा और वो हमें रोकने की कोशिश करेंगे, चाहे हम क्लाइमेट चेंज पर कुछ बोले, इंटरनेशनल ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म पे कुछ बोले, या ये वैक्सीन डेवलपमेंट के बारे में, या मल्टीनेशनल कंपनियों की डेटा सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी के बारे में कुछ भी कहें। तो ये वर्ल्ड इज़ अ कॉम्पिटिटिव प्लेस, तो स्पर्धा चलती रहती है। हालांकि अब हमने पहले से ज़्यादा मजबूत होकर इन सब से टकराना होगा। अब तक भारत का रुख ये था कि सब नॉन अलाइनमेंट की पीपुड़ी बजाते थे और सॉफ्ट पावर मतलब मिलिट्री के इस्तेमाल से नहीं, लेकिन चर्चा मंत्रणा द्वारा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, यूथ एक्सचेंज, ये सब की मदद से हम सौहार्द बनाने की कोशिश करें। लेकिन जयशंकर का कहना है कि एक हद के बाद अगर आपने बड़ा बनना है तो फिर सॉफ्ट पावर काम नहीं आता, फिर हार्ड पावर भी दिखाने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स है, हम दूसरे देश में मान लीजिए कि अपना सिक्योरिटी बेस लगाएंगे या मिलिट्री ड्रिल करेंगे, नेवल एक्सरसाइज करेंगे, ये सब ज़रूरी बन जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, कनाडा, ऐसे सब देश वो सॉफ्ट पावर और सौहार्द और मित्र भाव और वो सब पीपुड़ी बजा सकते हैं क्योंकि उनका कोई अनसेटल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है। कनाडा और अमेरिका के बीच ये लड़ाई नहीं है कि हमारा डोकलाम आपने छीन लिया, वो तो उनकी बॉर्डर तो मतलब बाय एंड लार्ज सेटल्ड ही है। लेकिन आप कहें नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया या भारत, चीन, पाकिस्तान, तो हमारे बॉर्डर के बहुत सारे इलाके वो डिस्प्यूटेड हैं। तो स्वाभाविक है हमने बहुत बड़ी आर्मी हमेशा अपने पास रखनी होगी, तो हार्ड पावर हमारे लिए इस कारण से ज़रूरी है। खैर, तो ये सब मुद्दे जब आप इंटरनेशनल रिलेशन में लिखते हैं और अपने पास वर्ड्स में और कुछ नहीं हो तो ये सब बोल बच्चन यहाँ वहाँ चिपका सब। सो दैट वाज पेज 9। उसके अलावा कुछ काम का नहीं, जम्मू कश्मीर वगैरह की इलेक्शन छोड़ो। पेज 10 पे चले। पेज 10 पे एथिक्स केस स्टडी के लिए एक समाचार। पंजाब के एक डीआईजी ने रिज़ाइन कर दिया। उनका ये कहना है कि ये किसानों का जो मुद्दा है उसके मैं समर्थन में रेजिग्नेशन देता हूँ। पहले भी कुछ आईएएस आईपीएस अफसरों ने रिज़ाइन किया है, जैसे कश्मीर में शाह फैज़ल, फिर एक कानन गोपीनाथन था कि ये सरकार मतलब माइनॉरिटीज़ के खिलाफ है, इंटॉलरेंस को बढ़ावा दे रही है वगैरह कारण। अब क्रिटिक्स का ये कहना है कि जो आईएएस आईपीएस जॉब में है तो वो अपनी नौकरी करे, सिविल सर्वेंट की न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। ये पॉलिटिकल एम्बिशन के साथ नौकरी छोड़ देना और फिर ये कहना कि ये वो हो रहा है, इट इज़ नॉट द राइट वे। और सामने उनके डिफेंडेंट्स ये बोलते हैं कि नहीं, हर एक व्यक्ति का अपना फ्रीडम ऑफ कंसाइंस होना चाहिए, मतलब क्या सही क्या गलत उसकी भावना होनी चाहिए। और तीसरा कि आप सरकारी नौकरी करें तो वो कीजिए, ये सब में पढ़ने की क्या ज़रूरत है। यू डू योर जॉब प्रॉपरली, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट करो, क्राइम के खिलाफ लड़ो। सो व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, इस प्रकार के कुछ प्रश्न खास करके इंटरव्यू स्टेज में आप सोचिए क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। सो दैट वाज पेज 10। पेज 11 पे बढ़े। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का बड़ा वाला इंटरव्यू, कुछ काम का नहीं। पेज 12 पे चले। पेज 12 पे विश्व समाचार। अमेरिका, जो लोग कहते हैं कि वर्ल्ड की ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, लेकिन वहाँ उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो इलेक्शन रिजल्ट को मानने को ही तैयार नहीं कि धांधली हुई है। अंत में ये होता है कि जब एक लीडर बोलता रहे कि ये इलेक्शन में धोखा हुआ है तो उसके जितने भी सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, वो सब जोश में आ जाते हैं। और काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन तो हो ही रहा था, लेकिन अब वो और ज़्यादा आगे वायलेंस, हिंसा की ओर बढ़ गया है कि ट्रंप और बिडेन के समर्थकों में कुछ दंगे हो गए हैं, 4 लोगों को छुरेबाजी हो गई, एक को गोली मार दी गई। तो ये सब सोचने का और चिंता का विषय है कि डेमोक्रेसी में जब आप इलेक्शन रिजल्ट ही नहीं मानते, देन इट कैन रिजल्ट इनटू वायलेंस, हिंसा को ले जाता है। वर्ल्ड में साइंस टेक्नोलॉजी के समाचार। एक तो रूटीन कमेंट्री चली रही है कि चीन ने अपना चांग E5 स्पेसक्राफ्ट भेजा था चांद से सैंपल लेके आने को, तो अब वो वापस लैंड करेगा नॉर्दर्न मंगोलिया में वगैरह, लेकिन वो तो एक बार में ही तैयार करना चाहिए, हर बार आए तो देखने को बैठना नहीं चाहिए। फिर एक हॉलीवुड स्टाइल की रियल लाइफ स्टोरी कि एक महिला की बेटी को किडनैप करके कुछ लोगों ने मार दिया था, तो वो महिला उनको ढूंढते ढूंढते मैक्सिको तक पहुंची वगैरह, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बनता नहीं। चार्ली प्राइड नाम का एक अश्वेत व्यक्ति, ब्लैक सिंगर, उसका देहांत हो गया अमेरिका में। हमारे लिए काम का है क्या? नहीं। हर एक हॉलीवुड सेलिब्रिटी मर जाए तो अपने लिए काम का नहीं। बहुत कोई बड़ी चीज़ हो, जैसे बॉब डेलन जिसको नोबेल पीस प्राइज़ मिला और वो सिंगर था, तो फिर कुछ काम का बनता है।
सो डोंट वेस्ट सो मच टाइम इन पर्सन इन न्यूज़, हर पर्सन इन न्यूज़ हमारे लिए काम का नहीं। सो दैट वाज पेज 12। फिर हम बढ़े पेज 13। पेज 13 पर एक तो इकोनॉमी के समाचार, लेकिन वो असल में एथिक्स पॉलिटी की तरफ भी हमको ले जाते हैं। मुद्दा ये है, इंडियन कंपनी एक्ट में नियम है कि पब्लिक लिस्टेड कंपनियां हो, उसमें जो सबसे ऊपर होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, उसमें कम से कम एक महिला होनी चाहिए। हालांकि काफ़ी समय से क्रिटिसिज्म चल रहा था कि लेटर एंड स्पिरिट में वो कानून का पालन नहीं हो रहा है। ये जो अमीर लोग होते हैं वो अपने ही कोई रिश्तेदार, उसकी कोई बहन, बेटी, भाभी कोई वहाँ पर बिठा देते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो ये जो कि इंक्लूसिविटी होनी चाहिए, तो कोई ऐसा नहीं कि मेरिटोरियस महिला वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठे, ज़्यादातर उनके ही रिश्तेदार बैठ जाते हैं। खैर वो तो एक कंट्रोवर्सी थी ही। अब एक और नया मुद्दा आता है। जैसे भारत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उसी तरह अमेरिका में है एक नास्डेक। अब नास्डेक वाले एक नया नियम लेके आए हैं कि नास्डेक में अगर आपने अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करवाने हैं, बिकवाने हैं, तो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कम से कम एक महिला होनी चाहिए, एक सदस्य रेशियल माइनॉरिटी, मतलब अमेरिका में जैसे मैक्सिकन या अफ्रीकन पीपल या इंडियन पीपल ऐसा कोई होना चाहिए, और एक LGBTQ समलैंगिक समुदाय से होना चाहिए। तो क्रिटिक्स का यहाँ पर ये कहना है कि इतना सारा रिजर्वेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि पहला कारण, जो महिला रिजर्वेशन आप दे रहे हैं तो वो तो अमीर लोग अपने ही सब रिश्तेदार महिलाओं को वहाँ बिठा देते हैं, और दूसरा कि ट्रांसजेंडर को अगर रिजर्वेशन दिया जाए कोई सरकारी नौकरियों में या कॉलेज में, तो वो तो सेंस बनती है, क्योंकि उनको बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक इनजस्टिस और आगे नहीं बढ़ने देते। तो छोटी वाली नौकरी तक रिजर्वेशन हो तो बराबर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में भी किसी व्यक्ति को इसलिए सिर्फ रिजर्वेशन मिले कि उसका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग है या वो समलैंगिक है, इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन जाए, ये मतलब इतना मेरिट का भी तो कुछ महत्व होना चाहिए। सो दिस इशू ऑफ मेरिट वर्सेस इंक्लूसिविटी, समावेशिता और सामने ये मेरिट, उसमें क्या, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड, पेपर 2 के लिए, पेपर 4 के लिए, इंटरव्यू के लिए थोड़ा सोचिए। इसके अलावा आज पेज 13 इकोनॉमी में कुछ भी काम का नहीं, बाकी सब भी जो चीज़ें हैं सभी बॉल बाय बॉल चीज़ें काम की नहीं। ड्राफ्ट कोड ऑन वेजिस, उसमें बेसिक पे और अलाउंस की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, काम की नहीं। GSTR 3B फॉर्म, उसमें ऑटो पॉपुलेटेड डेटा होगा, काम का नहीं। DHFL कंपनी में कांड हुआ, काम का नहीं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है, गुजरात में वो गिफ्ट सिटी बनाई थी और ऐसे दूसरे जितने भी IFSC बन रहे उनको रेगुलेट करे। तो उन्होंने बुलियन एक्सचेंज नॉर्म, मतलब सोने के सामने जो भी ट्रेड होता है उसके कुछ नियम बनाए। भाई ये भी जो रेगुलेटरी टेक्निकल चीज़ें चलती है अपने लिए काम का नहीं। भारत की सरकारी कंपनियां आप जानते हैं उसमें प्रॉफिट कम होता है, तो फॉरेन इन्वेस्टर उसके शेयर खरीदना कम पसंद करते हैं। तो भारत सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट के टारगेट खत्म करने में भी तकलीफें आ रही हैं। तो अब सोचा है कि सरकारी कंपनियां फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग करके अपना सब बोल बच्चन करेगी कि हमारा इतना ग्रोथ आने वाला है, हम ये करने वाले, करके उनको रिझाने की कोशिश करेगी ताकि वो लोग बड़ी ऊंची कीमत पर उनके शेयर्स खरीद ले। ये सब बॉल बाय बॉल कॉमेंट्री, ये भी अपने लिए काम की नहीं। फिर हम चले पेज 14 स्पोर्ट्स, उसमें भी आज कुछ काम का नहीं। तो ये था हमारा सोमवार का न्यूज़पेपर।